So up to last class, we have finished this thing, this electric field lines. The next topic is force on charged particle in electric field. Force on charged particle in electric field. Force on. Am I audible? Yes, sir. Okay. Electric field. So देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने किया था कि अगर आप दो चार्जेस को रख दो, आप पे I'm not audible. Arpit. So force on charged particle in electric field. So if you place a charged particle in field, वो चार्ज पार्टिकल कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. अरे अर्पित को आवाज नहीं आ, बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. देखिए आपको अब इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, वो आपसे कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने चार्ज पार्टिकल रख दिया, कोई और दूसरा चार्ज नहीं है. फील्ड में सिर्फ एक सिंगल चार्ज रखा हुआ है. ऐसा नहीं हो रहा कि कोई और चार्ज हो जिस चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. एक सिंगल चार्ज होगा. क्या फील्ड इस चार्ज पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, सम इलेक्ट्रिक फोर्स. अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अगर पार्टिकल आपका पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स होगी, दैट फोर्स इज प्लस क्यू. मींस दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. और अगर ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड है, so it will experience the same force but in opposite direction. तो अगर आपका नेगेटिव चार्ज है, so on नेगेटिव चार्ज जो फोर्स होगी, that force is minus of QE now. So देख रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव से मैग्नीट्यूड पर इफेक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गया कि पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो वो फील्ड के एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. इसके बाद सर एक बार स्टार्टिंग से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने एक चार्ज रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करती है. अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो जो फोर्स होगी वो फील्ड की डायरेक्शन में होगी. अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो फोर्स फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है. पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड फोर्स हमेशा QE होगी. अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है तो माइनस क्यू. माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन फील्ड से ऑपोजिट है. तो ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स is opposite to field. कि फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन से एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, सेम नहीं हो सकता. इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं. कॉन्सेप्ट तो इतना सा है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बहुत बहुत एक्सप्लोर किया जा सकता है. जैसे अगर फोर्स पता है तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो. पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय मास. तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो जाएगा QE बाय. अगर आपको एक्सेलरेशन पता है और मैं आपसे कह दूं कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, दैट मींस यू कैन आल्सो कैलकुलेट वेलोसिटी. लाइक वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो, v is u plus at. डिस्प्लेसमेंट यू कैन कैलकुलेट, व्हिच इज ut plus half at square.
वेलोसिटी यू कैन कैलकुलेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s। तो जो कुछ भी आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2D, वो सारा काम यहाँ दोबारा से आप जनरेट कर सकते हैं। इतना लिखिए। विल स्टार्ट विद सब क्वेश्चंस में, थ्योरी में ज्यादा नहीं है, थ्योरी तो इतनी है, बाकी न्यूमेरिकल्स आने शुरू होते हैं। नोट कर लिया इतना सबने? सर ओके। सर वो पॉजिटिव चार्ज में एफ के नीचे क्या लिखा है? पॉजिटिव चार्ज के नीचे सिर्फ इतना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है ना तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, बस इतना। ओके सर। कॉन्सेप्ट छोटा सा है, F इज इक्वल टू क्यू। और बेस्ट चीज इसके लिए ये है, कूलम्स लॉ हर तरह की चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए वैलिड होता है महाराज, या कुछ कंडीशंस थी कूलम्स लॉ पर महाराज? सर हर तरह के चार्ज में होता है सर। अरे क्या बात कर रहा हूँ महाराज, ठीक कह रहा है, कूलम्स लॉ कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं या कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी? अंशिका, कूलम्स लॉ कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं और देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। मुझे याद सर इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। हाँ, कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अगर ये दो रॉड्स होंगी और ये अगर अट्रैक्ट भी कर रही हैं, तब भी इस अट्रैक्शन को आप कूलम्स लॉ से कैलकुलेट नहीं कर सकते। कूलम्स लॉ वैलिड होता है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए, नॉन पॉइंट चार्जेस के लिए नहीं। तो आप लिख सकते हो, बट ये जो एक्सप्रेशन है ना QE, इट्स वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। It's valid for all types of charge configuration. It could be a point charge, it could be a non-point charge. For any type of charge configuration, you can apply Coulomb's law. चलो जी, इतना भी लिख लिया हो, इतना लिखो जल्दी से, क्वेश्चंस पर आते हैं। सर वो अल्फा लिखा है। Acceleration A, force by mass, ओके the acceleration of the charge particle. सर डन। Okay. Okay. The next is इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सॉरी, अब देखो क्वेश्चंस, देखो इसमें क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक आता है वन डायमेंशनल मोशन पर जो बहुत ही इजी होता है, दूसरा होता है टू डायमेंशनल मोशन जहां थोड़ा बहुत कुछ करना होता है। जैसे वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल देखो, मैंने आपको दो प्लेट्स दे दी, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो d है, और ये है डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और यहां ना मैंने एक प्रोटॉन रख दिया, दिस इज अ प्रोटॉन। मुझे सिर्फ ये टाइम चाहिए जितने टाइम में प्रोटॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक पहुंच जाए। आई नीड टाइम टेकन बाय प्रोटॉन टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेट 1 to 1। टाइम टेकन बाय प्रोटॉन टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेट 1 to 2।
सो प्लेट 1 से लेकर प्लेट 2 तक प्रोटॉन को जाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम कैलकुलेट करना है। तो जैसे ही आपने प्लस ई रख दिया तो देखो यार इस पर एक फोर्स एक्ट कर रही है, ई फोर्स हो जाएगी ई। एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो, एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय द मास ऑफ प्रोटॉन। एक्सेलरेशन आ गया ई बाय एम। यशिका कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा प्रोटॉन दूसरी प्लेट तक पहुंचते पहुंचते? डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर जाएगा? ई सर डी। डी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कुछ बता दो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? रेस्ट में था, सो यू इज 0। मुझे टाइम चाहिए, कोई एक एग्जैक्ट इक्वेशन बता दो जिसे हम यूज कर सकते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ टाइम। आई नीड टाइम। यशिका, इतना डेटा दिया हुआ है टाइम कैलकुलेट करने के लिए। Which one? S is equal to UT plus half AT square. S is UT plus half AT square. U is 0. A is EE by M and then T square. तो यहां से आप T कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2ms बाय, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? D के इक्वल होगा, तो यहां पर आप S की जगह D सब्स्टिट्यूट कर दो। So 1 by 2 E by M into T square. So ये आ जाएगा it's 2md by EE is equal to T square. तो यहाँ T आ जाएगा, its T is root over it's 2md divided by EE. ये इतना टाइम लगेगा इससे दूसरी प्लेट तक पहुंचने में। तो ये प्रॉब्लम थी वन डायमेंशनल प्रॉब्लम। इसको लिख लो, देन विल सी कि टू डायमेंशन में अगर होगा तो इसे कैसे हैंडल करें। सर एक बार क्वेश्चन बता दोगे सर, मेरे साउंड में इशू है सर आज, समझ नहीं आया। दो प्लेट्स हैं, प्लेट 1 से प्लेट 2 तक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। मुझे टाइम कैलकुलेट करना है प्रोटॉन को प्लेट 1 से प्लेट 2 तक ले जाना है। आई नीड टाइम टेकन बाय प्रोटॉन टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेट 1 टू प्लेट 2। ये क्वेश्चन अर्पित सुनाया आप? हाँ सर ठीक है, समझ आ गया। दैट वाज वन डायमेंशनल प्रॉब्लम। फिर देखते हैं एक टू डायमेंशनल प्रॉब्लम क्या हो सकती है। नोट कर लिया सबने? उन्नीब हो गया? यस सर। चलिए अब एक टू डायमेंशनल प्रॉब्लम देखिए। टू डायमेंशनल प्रॉब्लम इस पर कैसे बनेगी। भाई आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज्ड, दूसरी प्लेट है नेगेटिवली चार्ज्ड। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। ये फील्ड का डायरेक्शन। इस फील्ड में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी v। द सेपरेशन बिटवीन बोथ द प्लेट्स इज d नाउ। v वेलोसिटी से मैंने इसे प्रोजेक्ट कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी से। अब इसका मोशन प्रिडिक्ट करना है कि इसका मोशन कैसा होगा। देखो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मींस इस पर जो फोर्स एक्ट करेगी दैट फोर्स विल बी अपवर्ड्स। वेलोसिटी आपने हॉरिजॉन्टल दी, फोर्स अपवर्ड्स है, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ये कुछ y के अलोंग डिफ्लेक्ट होता चला जाएगा, और जब ये बाहर निकलेगा तो ये y के अलोंग कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपने इनिशियली इसे प्रोजेक्ट किया था एक्स एक्सिस के अलोंग, बट इस फोर्स की वजह से ये धीरे धीरे y के अलोंग चलता चला जा रहा है, और जब बाहर निकला तो y के अलोंग इतना डिफ्लेक्शन आ गया इसमें। आपको कैलकुलेट करना है कि ये डिफ्लेक्शन एग्जैक्टली होगा कितना। तो ये डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए
प्लेट की जो लेंथ है दैट इज एल, तो आपसे कहेगा कैलकुलेट वाई डिफ्लेक्शन। और ये कुछ याद है, इट्स अ वन डायमेंशनल मोशन और टू डायमेंशनल मोशन, कौन सा केस है? सर 2। टू डायमेंशनल मोशन। कैसे सॉल्व करते थे नोहा, टू डायमेंशनल मोशन कैसे सॉल्व होता है? यस नोहा, इट्स मोशन, इट्स एग्जांपल ऑफ मोशन इन 2D। मुनीब सही कह रहा है, सॉल्व कैसे करते हैं 2D को? ओके, ओपन क्वेश्चन सबसे, अंशिका, अर्पित, मेराज, नोहा, उनीब, यशिका। सर वेक्टर्स वेक्टर यूज करेंगे। कंपोनेंट्स ना, हाँ कंपोनेंट्स किसी ने सही कहा। एक्स के कंपोनेंट्स वाला लॉन्ग एक्स और अलग वाई का सॉल्व करेंगे, वाई के लॉन्ग अलग सॉल्व करेंगे और फिर कंबाइन कर देंगे। तो x के लॉन्ग देखो, जो भी आपने वेलोसिटी दी है दैट वेलोसिटी इज अलोंग x एक्सिस, ux इज इक्वल टू v। जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा x एक्सिस के लॉन्ग, दैट इज l। x के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, दैट मींस x एक्सिस के लॉन्ग फोर्स इज जीरो। जब कोई फोर्स नहीं है तो x के लॉन्ग कोई एक्सीलरेशन भी नहीं होगा। टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, x के लॉन्ग तो यहां से यहां तक मूव कर गया ना, तो आप ये इक्वेशन यूज कर लो, s इज ut प्लस हाफ AD स्क्वायर। तो जब आप वैल्यू रखोगे s कितना है, l के इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी इज v, टाइम इज t, ये जीरो आ गया। तो यहाँ से आपने टाइम कैलकुलेट कर लिया l बाई v, कि जब ये पार्टिकल बाहर निकलेगा फील्ड से तो ये जो टाइम लगेगा इसे, दैट टाइम इज l बाई v। अब जब ये y एक्सिस के लॉन्ग जाएगा तो देखो, y एक्सिस के लॉन्ग आपने कोई इनिशियल वेलोसिटी तो प्रोवाइड की नहीं, तो ui विल बी जीरो। y एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वही तो कैलकुलेट करना आपका मोटिव है, ये तो दिया हुआ नहीं है। फोर्स y एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रही है विच इज QE। y एक्सिस के लॉन्ग एक्सीलरेशन भी होगा विच इज फोर्स बाय मास। तो y एक्सिस के लॉन्ग जो एक्सीलरेशन आएगा दैट्स QE बाय m। टाइम आपको कैलकुलेट, टाइम भी आपको गिवन है, टाइम कितना दिया है, l बाय v हमने कैलकुलेट कर लिया था। y डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालना है, तो y इज uit प्लस हाफ ay t स्क्वायर। तो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो ui इज जीरो, ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, हाफ ay कितना है, इट्स QE बाय m, t स्क्वायर विच इज l स्क्वायर बाय v स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो y हो जाएगा QE बाय 2m l स्क्वायर ओवर v स्क्वायर। तो ये y डिस्प्लेसमेंट है, लिख लीजिए, दैट्स अ टू डायमेंशनल प्रॉब्लम। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक वन डायमेंशनल बनेगा वन डायमेंशनल प्रॉब्लम पर और एक टू डायमेंशनल होगा। इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी किसी को?
इतना लिख लिया आपने? स्क्रॉल कर दूं इसे? नेक्स्ट देखो, ये जो आपने ऊपर सीखे हैं दो कॉन्सेप्ट्स, उन दो कॉन्सेप्ट की बेसिस पर एक जरा न्यूमेरिकल करो। थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर उतना समझ में आया तो आपसे ये सॉल्व होना चाहिए। सो यू हैव अ पार्टिकल having charge that of an electron and mass 1.6 into 10 raised to the power minus 30 kg is projected with initial velocity u at an angle of 45° to the horizontal from lower plate. Plates have separation of 2 centimeter. Find maximum value of velocity of particle so that it does not hit the upper plate. Electric field between the plates is 10 raised to the power 3 volt per meter, directed upwards. इसको मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। दो प्लेट्स हैं, ये फील्ड है डायरेक्ट अपवर्ड्स। आपने ये पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्ट किया विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद सम वेलोसिटी u, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज 2 सेंटीमीटर। वो आपसे कह रहा है इसको मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करो ताकि ये अपर प्लेट को हिट ना करे। चलिए सॉल्व करके बताइए। एंड द पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज, ये भी ख्याल रख। क्वेश्चन लिख लिया सबने? नोहा? Yes, sir. Sir, just a minute, sir. आंसर बताओ मुझे, आंसर क्या आ रहा है? मतलब मुश्किल से 4 स्टेप की कैलकुलेशन है,
थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा सोचना है। किसी का कोई आंसर नहीं है? नहीं हो रहा तो मुझे बता दो, मैं सॉल्व करता हूँ। अंशिका, कुछ आया आंसर? नो सर। उनीब, कुछ नहीं? सर कर रहा हूँ। देखो यार, इतना आसान क्वेश्चन है, तुम क्या करते हो? ये वेलोसिटी है, ये चार्ज पार्टिकल है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड्स है, फोर्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो नीचे लगेगी, माइनस ऑफ ई है। आपने प्रोजेक्ट कर दिया ऐसे। सो आपने प्रोजेक्ट तो ऊपर किया है, फोर्स नीचे, तो धीरे धीरे स्लो डाउन होगा। तो आपसे कह रहा है कि प्लेट को कब हिट नहीं करेगा? तो हिट तब नहीं करेगा जब प्लेट तक पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जीरो होता है। ऊपर जाने के लिए कौन सा कंपोनेंट जीरो है? वाई कंपोनेंट। तो ये हिट तब नहीं करेगा जब वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होता है। वाई के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है? 2 सेंटीमीटर। तो आप वाई एक्सिस की इक्वेशन लिख दो। वाई एक्सिस पर क्या क्या नोन है देखो। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होगा? दिस विल बी u cos 45 एंड दिस विल बी u sin 45। तो u y हो जाएगा u sin 45। sin 45 इज 1/√2, तो ये क्या आ गया? It's u/√2। u x जब आप लोगे, खैर x कंपोनेंट से तो मतलब ही नहीं है, सो नो नीड टू राइट दिस x कंपोनेंट। y कंपोनेंट हो जाएगा u/√2। जब आप हाईएस्ट पॉइंट पर जाएंगे तो वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होगा दैट विल बी जीरो। यहां जाते जाते y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो आपसे सिर्फ यही तो पूछ रहा है कि ये u की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि यहाँ v बाय जीरो हो जाए। y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा? 2 सेंटीमीटर। तो y के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज 0.02 मीटर। तो आप लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख लो इसको vy² minus third equation uy² is twice of a into y। और एक्सेलरेशन देखो, y के लॉन्ग एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स एक्ट करेगी माइनस ऑफ ई। माइनस ऑफ ई लिखने की वजह सिर्फ इतनी है कि मोशन इज अपवर्ड्स, फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, मास नीचे आ जाएगा माइनस ई पर। तो जब आप वैल्यू रखोगे तो vy इज 0², ui इज u बाय √2 का स्क्वायर, इट्स ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ay, ये आ जाएगा माइनस ऑफ e बाय m इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस व्हिच इज y। तो ये आएगा माइनस ऑफ u² by 2 इज माइनस ऑफ 2e बाय m इनटू y। तो यहां से आप माइनस माइनस कैंसिल कर दो, आप लिख सकते हो। u कितना आ जाएगा? 2 को इधर ले जाओ, √, इट्स 4e बाय m इनटू y। सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज रख दो। 4 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 10⁻3। y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 0.02 मीटर। मास गिवन है पार्टिकल का 1.6 इंटू 10⁻30, 1.6 into 10 raised to the power -30 of meter per second। वही बताओ, क्लियर है ना? ये समझ आया? अब थोड़ा सा ही तो ट्रिकी था। चलो गुड, लिखो इतना।
लिखा आप लोगों ने इतना? मैं लिख रहा हूँ सर। ओके सर डन। ओके ओके जी। सो ये था फोर्स, और इस तरह की कैलकुलेशंस वो आपसे फोर्स में पूछेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखूं, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डाइपोल को हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस डाइपोल के साथ क्या होगा? देखिए, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक डाइपोल रख दिया, एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस फील्ड का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, ना फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दोनों फिक्स। ये यूनिफॉर्म फील्ड है। तो जैसे ही आप यूनिफॉर्म फील्ड में थीटा एंगल पर डाइपोल रखोगे, अब देखो यार, कुछ कुछ चीजें ना आप लोग बताओ मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। महराज, पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या होगा? किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये पॉजिटिव चार्ज? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड towards the field. टुवर्ड्स द फील्ड, प्लस क्यू ई। नेगेटिव चार्ज कहाँ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ क्यू। अगर मैं नेट फोर्स कैलकुलेट करूं ऑन द चार्ज पार्टिकल, भाई जैसे ही आप नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, नेट फोर्स विल बी क्यू ई माइनस क्यू ई एंड दैट विल बी जीरो। चार्ज पार्टिकल पर कोई भी नेट फोर्स काम नहीं करेगा। तो जैसे ही आपने एक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, डाइपोल पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करी, नेट फोर्स इज जीरो। लेकिन इस डाइपोल के साथ क्या होगा? ये डाइपोल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो जरा सीखो इसे डिटेल। अगर एक बॉडी के ऊपर दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस काम करती हैं, मान लीजिए एक फोर्स काम कर रही है, दूसरी माइनस एफ काम कर रही है, then we call this as the case of a couple. Couple means two equal and opposite forces acting on the body. तो ये लाइन ऑफ एक्शन है फर्स्ट फोर्स का, ये लाइन ऑफ एक्शन है सेकंड फोर्स का, दैट्स अ कपल, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। अगर इस कपल पर मैं कहता हूं नेट फोर्स कैलकुलेट करो, यशिका नेट फोर्स कितनी है? Sir, 0. जीरो। इट विल बी एफ माइनस एफ विल बी जीरो। लेकिन अगर मैं इस दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लूं, दिस इज ए एंड दिस इज बी, कपल पर नेट फोर्स जीरो है, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो सकता, बट कपल कैन ऑलवेज रोटेट, इसकी वजह से रोटेट कर जाएगी। तो यहां पर एक टॉर्क एक्ट करती है जो इसे रोटेट कराएगी, और टॉर्क कैलकुलेट करना बड़ा सीधा सा काम है। आप कोई एक फोर्स ले लो, कोई एक फोर्स ले लो, और फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो दोनों फोर्सेस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आर परपेंडिकुलर। सो दिस इज टॉर्क। कोई एक फोर्स लो एंड मल्टीप्लाई दैट फोर्स विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों फोर्सेस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको टॉर्क मिल जाएगी। ये एक्सप्रेशन है टॉर्क का, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर परपेंडिकुलर। तो यहां जो आर परपेंडिकुलर है, दैट आर परपेंडिकुलर इज ए बी। तो देखो यहां भी द केस ऑफ अ कपल, दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इक्वल एंड ऑपोजिट। इसको कुछ नाम दे दो ए, इसे कुछ नाम दे दो बी, और ये एंगल थीटा दिया हुआ है। तो अगर मैं यहां पर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू,
ये फोर्स एक्ट कर रही है प्लस QE, यहाँ फोर्स एक्ट कर रही है माइनस QE। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस है, और इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज ए, दिस इज बी। यहाँ आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए एंड से दैट परपेंडिकुलर इज ना ये एन परपेंडिकुलर। तो यहाँ जो टॉर्क होगी, टॉर्क का एक्सप्रेशन ये एंगल थीटा, टॉर्क इज कोई भी एक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये टॉर्क है आपकी, कोई भी एक फोर्स ले लीजिए और उस फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, bn। तो यहाँ जो टॉर्क एक्ट कर रही है, दैट टॉर्क इज एनी ऑफ द फोर्स QE। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है bn। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बस ये छोटा सा काम है कि किसी तरह से आपको bn कैलकुलेट करना है। यहां तक समझ आया सबको? अर्पित, मुनीब, नोहा? यस सर। अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, जस्ट bn कैलकुलेट करना है। लेंथ ऑफ द डाइपोल कुछ याद है यशिका कैसे रिप्रेजेंट करते थे लेंथ ऑफ द डाइपोल को? सर हाइपोटेनस। हाँ मतलब क्या कुछ नाम होता था लेंथ ऑफ अ डाइपोल ना, 2a। यस। Represent length of a dipole by 2a, so we can calculate sin theta here. Sin theta is perpendicular divided by hypotenuse. So sin theta is perpendicular, which is bn, divided by hypotenuse, which is ab. So this is bn, hypotenuse which is 2a. तो आप यहाँ से bn लिख सकते हैं, which is 2a sin theta. That's equation number 3. तो आप सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ से 3 को 2 में रख दो। तो जब आप 3 को 2 में रखोगे, सो विल गेट टॉर्क का जो एक्सप्रेशन होगा, इट्स QE मल्टीप्लाइड बाय 2a sin थीटा। इस Q इंटू 2a का कुछ नाम होता है महराज? Q इंटू 2a कुछ नाम होता है इसका? महराज, व्हाट इज Q इंटू 2a? नोहा बताएगी। नोहा, व्हाट इज Q इंटू 2a? डाइपोल में डाइपोल मोमेंट P is Q into 2a। महराज क्या हो रहा है, कुछ नहीं पढ़ रहे हो? PE sin theta. So that is the expression of torque acting on the dipole. You can write this as in terms of cross product also, P cross E. तो ये टॉर्क एक्ट कर रही है। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है कि वो जो टॉर्क एक्ट कर रही है, उस टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा और टॉर्क का मोटिव क्या होगा। देखो, टॉर्क कोशिश करती है रोटेट करने की, तो टॉर्क कोशिश करेगी कि ये डाइपोल रोटेट करे और फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब डाइपोल के पास दो ऑप्शन है रोटेट करने के। डाइपोल कैन रोटेट क्लॉकवाइज, छोटे एंगल से क्लॉकवाइज रोटेट कर फील्ड की डायरेक्शन में आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है पूरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे और फिर फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। किस केस में अर्पित छोटा एंगल कवर करेगा ये, जब क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा? जब क्लॉकवाइज जाएगा तो छोटा एंगल होगा। क्लॉकवाइज जाएगा ना, तो क्यों बेवजह ज्यादा एफर्ट्स लगाएगा, ये हमेशा कम एफर्ट्स लगाएगा। तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। सो टॉर्क का मोटिव होता है टू रोटेट डाइपोल by small angle and align it along the field. So this is the motive, to align dipole in the direction of field law.
सो जैसे ही आप किसी भी डाइपोल को फील्ड में रखोगे, डाइपोल पर नेट फोर्स तो जीरो होती है। इसका मतलब है डाइपोल आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। Your dipole is in translational equilibrium, means your dipole cannot rotate, सॉरी ट्रांसलेट नहीं कर सकता, आगे पीछे नहीं मूव कर सकता। इट कैन ओनली रोटेट, और ये टॉर्क एक्ट कर रही होगी P क्रॉस E, और PE साइन थीटा वाली टॉर्क एक्ट कर जाएगी डाइपोल की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल को रख दिया तो मोशन कैसा होगा? डाइपोल अपनी जगह पर रहेगा, डाइपोल ट्रांसलेट नहीं कर सकता, आगे पीछे मूव नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये वाला डाइपोल आगे चला जाए या पीछे चला जाए, बिकॉज नेट फोर्स इज जीरो। बट इट कैन ऑलवेज रोटेट, और रोटेशन भी कैसा होगा? रोटेशन ऐसे होगा कि स्मॉल एंगल से रोटेट कर कर ये फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। अब मान लो दिस इज द फील्ड, और डाइपोल मैंने ऐसे रख दिया। मेराज अब बताओ ये कैसे रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग द फील्ड। नहीं ऐसे नहीं, सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मेराज आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, अब बताओ मुझे कैसे रोटेट करेगा ये, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? फिर ये एंटी करेगा, ये फिर नेगेटिव, फिर एंटी क्लॉकवाइज हाँ, करेगा। क्योंकि क्लॉकवाइज करेगा तो बड़ा लंबा एंगल कवर करना होगा, छोटे एंगल से रोटेट करेगा और फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो हमेशा स्मॉल एंगल से रोटेट करेगा फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने के लिए। दैट्स वन थिंग। अब इसमें तुमसे कई केसेस पूछ लेता है छोटे छोटे। केस वन कहता है, अच्छा अगर P इज पैरेलल टू E, मींस डाइपोल मोमेंट और फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन। ऐसे रख दिया आपने, यहां रख दिया। कहता है बताओ अब क्या होगा? भाई नेट फोर्स तो जीरो थी ही, एंगल कितना है दोनों में? पैरेलल मींस 0 डिग्री। तो जब आप टॉर्क लोगे, देन दैट टॉर्क इज PE sin 0 which is equal to 0। सो नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है, दोनों चीजें 0 आ रही है। ना कोई फोर्स एक्ट करेगी ना टॉर्क एक्ट करेगा। दिस इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मींस अगर तुमने इससे डिस्टर्ब भी किया ना तो दोबारा यहीं आकर रुकेगा, फिर पैरेलल हो जाएगा। केस टू कहता है, अच्छा केस टू डिस्कस करो। इफ P is anti-parallel to E, anti-parallel to E. So if this is the electric field and this is the dipole moment and field are in opposite directions, means angle is 180. So देखो अब भी यार 180 डिग्री एंगल है, नेट फोर्स अब भी 0 होगी। जब आप टॉर्क कैलकुलेट करोगे PE sin 180, तो टॉर्क अब भी 0 होगी। बट ये जो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हो जाएगा। इट्स नॉट स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज अनस्टेबल। क्योंकि डिस्टर्ब कर दिया ना तो दोबारा एंटी पैरेलल नहीं आएगा, डिस्टर्ब करने के बाद पैरेलल हो जाएगा। एक तीसरा केस और आपसे डिस्कस करता है। कहता है, अच्छा अगर डाइपोल मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू फील्ड। भाई डाइपोल मूवमेंट अगर फील्ड के परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री है। जब आप टॉर्क कैलकुलेट करोगे PE sin 90 is 1 which is equal to PE, means your torque is maximum. The torque is maximum in this case. Maximum torque एक्ट करेगी। चलो जी इतना लिखो और डाउट्स बताते जाओ, जहां जहां डाउट्स आते चले जाओ। सर हमें आर परपेंडिकुलर के बारे में कैसे पता लगेगा? आर परपेंडिकुलर के बारे में कैसे पता चलेगा? तो देखो जहां ये दिख रहा है कपल के लिए दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस होंगी, है ना? यस सर। तो इन दोनों की लाइन ड्रॉ कर दो आगे, और इन दोनों के लाइन के बीच में परपेंडिकुलर तो ड्रॉप कर सकते हो, यस सर ठीक है। वो आर परपेंडिकुलर है। भाई सुनो एक चीज यार, तुम लोगों की ना मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है। एक्स्ट्रा क्लास क्या, मैं इस क्लास को एक्सटेंड करना चाहता हूँ, कर दूं?
8:30 से एक्सटेंड करते हैं 9:30 9:45 तक। यस सर, कोई प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नोहा यस नोहा सर, तो कोई खुश हो प्रॉब्लम। जाएगी, नोहा को तो एग्जाम है। क्योंकि ये कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट इज गॉस लॉ, सो वी कैन फिनिश गॉस लॉ। किसी को कोई ऑब्जेक्शन? यशिका, नोहा, उनीब, अर्पित और मेराज को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। No, sir. नो प्रॉब्लम। नोहा, नो सर। नो No, प्रॉब्लम। sir. चलो गुड। बस मीटिंग आईडी चेंज होगी, तो मीटिंग आईडी चैट रूम में भेज दिए। ये मीटिंग आईडी होगी 8:30 से। सो यू कैन टेक अ 5 मिनट ब्रेक, मतलब 8:35 से मैं शुरू कर दूंगा, 35 36 से शुरू कर लूंगा। टेक अ 5 मिनट ब्रेक, फिर कंटिन्यू करेंगे। लिखिए, इसको तो खत्म कर लेते हैं ना, फिर गॉस लॉ स्टार्ट, फ्लक्स एंड गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे। दैट्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। स्क्रॉल कर दूं? लिख लिया आप लोगों ने? सर No. छोटा छोटा कर देता हूं। लिखिए लिखिए। सर प्लीज स्क्रॉल। तो लिख लिया होगा।
रिटन हो गया इतना? देखिए नेक्स्ट देखिए, तो देखो इसमें ना कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एसएचएम याद है किसी को? अर्पित, एसएचएम क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके अलावा कैसे प्रूव करते हैं कोई सिस्टम एसएचएम में है या नहीं? नोहा को याद होगा। नोहा याद है कैसे प्रूव करते हैं कोई सिस्टम एसएचएम में है या नहीं? अरे किसी को याद है एसएचएम कैसे प्रूव करते थे? भाई देखो, अगर हाँ माइनस एक्स की टर्म्स में प्रूफ एफ करना इज होता था। इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, या दूसरा तरीका था टाउ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के थीटा। ये दो तरीके थे एसएचएम प्रूव करने के। या तो आप ऐसे प्रूव करो कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी दैट्स माइनस ऑफ के एक्स, या आप ऐसे प्रूव करो कि जो रीस्टोरिंग अगर रोटेशन है तो इज माइनस ऑफ के थीटा वेयर के इज सम कांस्टेंट। तो आपसे कहता है कि शो दैट motion of dipole in uniform field electric field is SHM. डाइपोल का मोशन यूनिफॉर्म फील्ड में SHM है, ये प्रूफ करना है। ऑल्सो कैलकुलेट its time period and frequency. तो देखो एसएचएम के लिए पहली कंडीशन है ऑसिलेटरी होना चाहिए। तो एसएचएम तो यार बाद में प्रूव करेंगे, पहले तो ये प्रूव कर लें कि ऑसिलेटरी है या नहीं। सो दिस इज फील्ड। इस फील्ड में आपने ये डाइपोल रख दिया, this is the negative charge and this is the positive charge at an angle theta. तो जैसे ही आप फील्ड में रखोगे डाइपोल पर एक टॉर्क एक्ट करेगी, दैट टॉर्क इज एक रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगी। अब देखो इसे मैं रीस्टोरिंग क्यों कह रहा हूं? रीस्टोरिंग समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले डाइपोल फील्ड की डायरेक्शन में था, ऐसे था, फिर मैं डिस्टर्ब कर यहां ले गया, जैसे पेंडुलम पहले मीन पोजीशन पर था, मैं डिस्टर्ब कर यहां ले गया। तो जैसे ही यहां ले जाकर रिलीज करोगे, ये डाइपोल दोबारा से अपनी जगह आने की कोशिश करेगा। दिस डाइपोल विल ट्राई टू रीस्टोर इट्स मीन पोजीशन। तो एक रीस्टोरिंग टॉर्क डाइपोल पर एक्ट करेगी एंड दैट रीस्टोरिंग टॉर्क इज माइनस ऑफ पीई साइन थीटा। ये टॉर्क एक्ट करती है जो कोशिश करती है कि डाइपोल दोबारा से फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। लेकिन यह एक परेशानी है। परेशानी ये है कि एसएचएम के लिए इट शुड बी माइनस ऑफ के थीटा, इट्स नॉट माइनस ऑफ के थीटा, दिस इज साइन थीटा, के थीटा होना चाहिए। तो आप यहां पर एक स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, और ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है दैट साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। मींस अगर ये थीटा एंगल बहुत छोटा है देन यू कैन राइट साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। सो साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, then you can write this as minus of PE theta, or you can say that your restoring torque will be minus of K theta. So instead of K, the constant that you are using is PE. तो आप लिख सकते हो K जो होगा K is PE, और ये minus of K theta की फॉर्म में आ गया, that means ये प्रूफ हो गया कि मोशन SHM है। तो आपसे कहता है अच्छा SHM है तो अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो। So, अगर कोई सिस्टम एसएचएम में है तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन होता है रूट ओवर के बाय इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। के कितना? इट्स पीई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? आई। तो यहां से आप ओमेगा ले सकते हो। ओमेगा आ गया, फिर वो आपसे कहेगा टाइम पीरियड कैलकुलेट कर दीजिए। ओमेगा इज 2π/t व्हिच इज रूट ओवर पीई बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा इट्स 2π रूट ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय पीई। तो यहां से आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका सिस्टम टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऐसे कैलकुलेट करवा लेगा आपसे। आई याद रखिएगा, आई इज नॉट करंट, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
बताओ और समझ आए ये? सो वेरी कॉमन क्वेश्चन कहेगा यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल रख दिया, बताओ मोशन कैसा है, तो मोशन इज एसएचएम, एसएचएम में हुआ। नेक्स्ट लिखिए। हाँ जी लिख लिया तो नेक्स्ट देखिए, इसमें एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन और आता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, वो कहता है डिस्कस मोशन ऑफ डाइपोल in non-uniform electric field। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। मोशन ऑफ डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने यहां पर एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। यहां फील्ड कुछ E1 है, यहां फील्ड कुछ E2 है। अब आपको डिस्कस करना है क्या फोर्स जीरो होगी या नहीं होगी। तो देखो
पॉजिटिव चार्ज जहां पर है वहां फील्ड है QET, तो ये फोर्स हो जाएगी QET। नेगेटिव चार्ज जहां पर है वहां फोर्स चार्ज है -Q, तो फील्ड हो जाएगी -QE1। तो यहां जो नेट फोर्स होगी चार्ज पार्टिकल पर, दैट नेट फोर्स विल बी QE2 -QE1। Q is common, so it's E2 -E1। सो देखो फील्ड सेम नहीं है तो फोर्स जीरो नहीं होगी, इट विल हैव अ नॉन जीरो फोर्स। अब ये आपके स्कूल सिलेबस का पार्ट नहीं होता, तो इसके आगे की मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा, बट अगर आप चाहो तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ये होता है P इंटू DE/dx। अगर ये फोर्स आप कैलकुलेट करना चाहो तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। P है डाइपोल मोमेंट, DE/dx इज ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट है। दिस इज ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स P/dE/dx। नाउ ऐसे आप फोर्स कैलकुलेट करें। सो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मोशन कैसा था, SHM था, बट अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो उसमें फोर्स एक्ट करेगी, टॉर्क भी एक्ट करेगी PE sin थीटा, मींस टॉर्क भी जीरो नहीं है। अगर एक बॉडी है उस पर फोर्स भी एक्ट कर रही है, दैट मींस वो आगे पीछे मूव कर सकती है, टॉर्क भी एक्ट कर सकती है, दैट मींस वो रोटेट भी कर सकती है। तो इस बॉडी का मोशन ऐसा होगा कि ऐसे ऑसिलेट करता हुआ आगे पीछे मूव कर सकता है। सो motion will be combination of translation and rotation। तो जो मोशन होगा वो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। चलिए इतना लिखिए फिर आगे बढ़े। नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, मैंने चैट रूम में मीटिंग आईडी शेयर कर दी है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? नोआ, उनीब, यशिका, Yes, sir. इसे कॉपी कर लेना। अभी इसको लिख लो, उसके 5 मिनट का गैप होगा, 5-7 मिनट का गैप ले लो, फिर इस मीटिंग आईडी पे ज्वाइन कर लेना। विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का। क्या है?